नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये एक महीने में आपका ये वर्ष भी खत्म हो जाएगा, आप 2024 से प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके मेहनत पूरा कीजिए कि अगले वर्ष तक आप सेटल हो जाएं कम से कम। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जिस दिन 69 बीपीएससी का पीटी का एग्जाम हुआ था उस दिन मैंने स्क्रीनशॉट के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया था कि भाई न्यूज़पेपर डिस्कशन से कौन कौन से सवाल आए हुए थे। इसलिए ये आपके लिए ज़रूरी है, बार बार बच्चों को ये बताना पड़ता है क्योंकि ट्रेंड बदला है। तो बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस ट्रेंड में हम लोग पढ़ें। नए ट्रेंड के हिसाब से पढ़िए, यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से पढ़िए थोड़ा सा, तो आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, ज़्यादा आपको लाभ पहुँचेगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लूँगा आपका। आंसर राइटिंग ग्रुप में कल मैंने एक सवाल दिया था, ऐसे दिया था लिखने के लिए, जो 68 बीपीएससी का ऐसे का टॉपिक था। क्या था कि इंटरनेट ने किस प्रकार से दुनिया को ग्लोबल विलेज में बदल दिया है, वैश्विक गांव की अवधारणा को मजबूत किया इंटरनेट ने। इस पर आप क्या लिखेंगे ज़रा सोचिए एक बार। बहुत सारे बच्चों ने, अगर 100 बच्चों ने आंसर के इस पर लिखा था निबंध, तो उसमें से 92 बच्चों ने आंसर गलत लिखा था। मैं ये परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, 92% करीब में गलत लिखा हुआ था। गलत यानी कि उस पर नंबर नहीं देना चाहिए, इस हद तक गलत लिखा था। उन्होंने इंटरनेट के बारे में लिखा था, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या किसने आविष्कार किया, हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट किस प्रकार से बिजनेस को बढ़ा रही है। नहीं पूछा गया था आपसे पूछा गया था ग्लोबल विलेज किस प्रकार से बना रही है इंटरनेट। ग्लोबल विलेज का तात्पर्य होता है कि वैश्विक रूप से लोगों को कैसे जोड़ रही है। यही वो बारीकी है जो आपको समझना होता है। इंटरनेट के बारे में नहीं पूछा गया था, इंटरनेट के एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया था। इस इंटरनेट का उपयोग कहाँ पर, किस प्रकार से वो दुनिया को इंटरनेट के उपयोग के द्वारा ग्लोबल विलेज बना रही है, इसके बारे में पूछा गया था, ना कि इंटरनेट के बारे में। यही वो बारीकी आप नहीं समझते हैं, आप जाके निबंध गलत लिखाएंगे और फिर आपको 100 में से वो 20 नंबर दे देगा। जैसे मैंने कल दिया है 2 नंबर, 2.5 नंबर, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी लिखा था उनको 3 नंबर, 3.5। कुछ बच्चे ने शानदार लिखा हुआ है जिनको 5 नंबर तक भी दिया है मैंने। हाईएस्ट 5 ही देता हूं मैं, उससे ज़्यादा तो अभी तक नहीं दिया है, किसी ने लिया ही नहीं है उससे ज़्यादा, तो दूंगा कैसे। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यही वो बारीकी होती है जो आपको सीखना होता है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे 2 दिन पहले मैंने एक सवाल दिया था, आप सवाल चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैंने दिया था कि डलहौजी की नीति आपको पढ़ना है क्योंकि 1850 के बाद का इतिहास है। तो मैंने सवाल दिया था कि डलहौजी की नीतियों ने किस प्रकार से भारत को प्रभावित किया या भारत पर प्रभाव डाला। यही सवाल था। सवाल का मुख्य रूप से आत्मा समझिएगा तो यही था कि डलहौजी की नीति ने किस प्रकार से भारत पर प्रभाव डाला या प्रभावित किया। इससे पता है बच्चों ने क्या लिखा था, व्यक्तिगत का सिद्धांत लिखा था, उसके बाद से डलहौजी ने जो जो सुधार किए वो सब कुछ लिख कर भेज दिया था। ये निहायत ही गलत सवाल था, बहुत ही गलत आंसर लिखा था बहुत सारे स्टूडेंट ने, और यही तो वो इंप्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या करना था इसमें मैं इस पर डिस्कस करूँगा, आज एक वीडियो लाऊंगा आंसर राइटिंग पर। लेकिन दरअसल उसमें ये नहीं लिखना था कि डलहौजी की नीतियाँ क्या है। ठीक है, आप 2-3 नीतियों को लिख दीजिए, उसका प्रभाव लिखना था। प्रभाव क्या होता है, जैसे रेल का विकास है, तो रेल के विकास से क्या क्या चीज़ बदली है भारत में। तो जातिवाद कमज़ोर हुआ भारत में, क्योंकि एक रेल में बैठने के लिए आपको ब्राह्मण या शूद्र होने की आप नहीं देख सकते कि भाई कौन मेरे बगल में बैठा है, जो टिकट लेगा वो बैठ जाएगा। वहाँ पर जातिवाद नहीं चल सकता कि नहीं हम तो बड़े ब्राह्मण हैं, हम तो राजपूत, हमें तो अलग बोगी में बिठाओ, अलग सीट पर बिठाओ, जिस सीट पर आप बैठे हैं उस पर कोई उससे पहले बैठ कर गया होगा। तो इससे जातिवाद कमज़ोर हुआ भारत में। राष्ट्रवाद के विकास में इसका योगदान है, भाषा के विकास में इसका योगदान है। एक देश से एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाने से क्या हुआ, भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, एकीकरण हुआ भारत का कहीं ना कहीं। कुछ बच्चों ने शानदार लिखा था, शानदार मतलब 5.5 नंबर तक दिया मैंने इसमें। नहीं, कुछ बच्चों का वही चीज़ था कि नीतियाँ लिख लिख कर भेज दी। तो ये क्या होता है, यही वो बारीकी होती है जो आपको सीखना होता है। आज का हेडलाइन क्या है, एक तो आपको हेडलाइन पता ही होगा, 7 विकेट कर लिया है मोहम्मद शामी जी ने, और विराट कोहली का 50वां वो हो गया। एक खैर क्रिकेट से सवाल नहीं पूछता है, मैंने बस बता दिया। और देखिए मुख्य रूप से आज जो अपना न्यूज़ था वो है ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने, कल आपको पता ही होगा कि बिरसा मुंडा जी का कल जयंती था, तो उनके जयंती पर पीवीटीजी के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, देखिए ट्राइबल जो होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, जो आदिवासी हैं, जो मूल निवासी हैं भारत के, वो पिछड़े तो हैं ही। ट्राइब्स में कुछ और भी पिछड़े ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स मान लीजिए जैसे 50 है, तो इसमें से कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो ट्राइब जिस स्थिति में जी रहे हैं उससे भी बदतर स्थिति में वो लोग जी रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, पीवीटीजी सरकारी रूप से कहा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ट्राइबल में भी अति पिछड़े ट्राइबल, ठीक है। तो उन्हीं के लिए भारत सरकार ने कुछ योजनाओं को लॉन्च किया है, और आपको पता ही होगा कि 24,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए पीवीटीजी के लिए। किसके तहत, तो डेवलपमेंट मिशन एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा का फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम। और किस चीज़ के लिए, तो पीवीटीजी के लिए। तो देखिए पीवीटीजी से जुड़ा हुआ सवाल यूपीएससी ने पीटी में पूछा हुआ है,
यूपीएससी ने पीटी में पीवीटी से पूछा हुआ था, ये भी पूछ लिया था उसने बारीकी में थोड़ा जाते हुए कि किस राज्य में पीवीटीजी की संख्या ज़्यादा है। पीवीटीजी कितने हैं, 75 पीवीटीजी हैं, 70 हैं, 60 हैं, कितने हैं, ये अंक भी पूछ लिया था यूपीएससी ने स्टेटमेंट बना के ही। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसलिए पीवीटीजी के बारे में आपको जानना चाहिए कि क्या होता है। बिहार में भी क्या कोई पीवीटीजी है, तो इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो देख लेते हैं पीवीटीजी क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं बार बार जब बोल रहा हूँ तो आप यकीन मानिएगा, आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी का सवाल उठाइए, उसमें आपको पीटी में ये सवाल दिख जाएगा, है ना। और इनसे जुड़ी हुई कुछ समितियां भी हैं, तो उसका भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए देखते हैं कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह भी कहा जाता है। विशिष्टता और सुरक्षित जनजातीय समूह भारत में फैली जनजातियों के ऐसे समूह हैं जो जनजातियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अत्यधिक संवेदनशील हैं। अगला क्या है, भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय देश पीवीटी समूहों को अधिसूचित करने हेतु सामान्यतः निम्नलिखित मानदंड को अपनाता है। अब वो किन किन मानदंडों को भारत सरकार अपनाती है, इनको चुनने के लिए प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो जनजातीय समूह कृषि पद्धति में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते हों, ऐसे जनजाति जो कोई भी तरह के टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते हों, जो आदिम जमाने की तकनीक थी उसी को यूज करके कृषि वगैरह करते हों। कृषि में अब नई नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, किंतु ये जनजाति समूह अभी भी उसी तरह से कृषि करते हैं जो पद्धति कृषि में प्रौद्योगिकी के आने के पूर्व थी। यानी कि पहले जिस प्रकार से कृषि होती थी उसी प्रकार से ये लोग आज भी कृषि करते हैं और ये उनकी पहली पहचान होती है। स्थिर या घटती जनसंख्या, इसके कारण से ये उनका दूसरा पैरामीटर डिसाइड करने का। स्थिर या कम होती जनसंख्या भी पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। बहुत कम साक्षरता, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, यानी कि बिल्कुल कम, 2%, 3%, 4% से भी कम है उनकी लिटरेसी। जिन जनजातियों में शिक्षा का स्तर काफ़ी कम हो, अर्थात उनकी भारतीय शिक्षा प्रणाली में पहुँच 9 के बराबर में हो, उनके लिए भी इसमें मानदंड रखा गया है। अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, निर्वाह स्तर का क्या तात्पर्य होता है, मतलब कि जितना उपजाते हैं उसको खा के ख़त्म कर लेते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं उपजा पाते हैं या इतना ज़्यादा फाजिल नहीं उपजा पाते हैं कि उसको क्या करें, उसको एक्सपोर्ट कर सकें या बेच सकें। इसकी को क्या कहा जाता है, निर्वाह अर्थव्यवस्था। जैसे बिहार की कृषि को क्या माना जाता है, निर्वाह कृषि, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जो हम उपजाते हैं वो अपने लिए उपजाते हैं, न कि बेचने के लिए उपजाते हैं। सामान्य तौर पर बिहार में भी बड़े किसान हैं, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सामान्य तौर पर ये चीज़ माना जाता है। तो जनजातीय समूह में पीवीटीजी कौन होते हैं, जो केवल और केवल अपने लिए कृषि कर पाते हैं। ओके, अर्थव्यवस्था के निर्वाह स्तर के मानदंड से तात्पर्य है कि ऐसे समूह जो अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हो, अर्थात उनके पास अधिशेष सरप्लस 9 के बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं, वो पीवीटीजी में आते हैं। विशिष्टतः अनुसुरक्षित जनजातीय समूह से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लेते हैं। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा पीवीटीजी समूह के निर्दिष्ट उपयुक्त मानदंड के आधार पर देश में वर्तमान में 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान में रखना है, समूहों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। इसके लिए नोडल एजेंसी भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय ही है। नोडल एजेंसी कौन सा है, तो कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वही काम करती है इसमें। अगला क्या है, ये पीवीटी समूह देश के 18 राज्य, एक संघ 7 राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निवास करते हैं। अब यहीं से आपका पीटी का स्टेटमेंट बनना शुरू हो गया। आपसे स्टेटमेंट में देगा कि ये पीवीटीजी समूह जो हैं देश के सभी राज्यों में समान रूप से क्या है, तो समान रूप से पाए जाते हैं। तो वहीं पर आप क्या बोलोगे, नहीं, देश के मात्र 18 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पीवीटीजी, और एक संघ राज्य क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर पीवीटीजी निवास करते हैं और पाए जाते हैं। बाकी राज्यों में पीवीटीजी की संख्या नहीं है। ट्राइबल्स की संख्या देश के बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन पीवीटीजी की संख्या मात्र 18 राज्यों में है। ओके, राज्यों में सबसे अधिक ओडिशा में पीवीटीजी समूह 13 है। अब जनजातियों में भी पीवीटीजी वाले जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो 13 पीवीटीजी एक राज्य में रहते हुए ओडिशा, जबकि राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा में एक एक पीवीटीजी समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 5 पीवीटीजी समूह के निवासी रहते हैं। अंडमान निकोबार में आपको पता ही होगा सेंटलीज, जोरबो, ये सब जनजातीय रहते हैं जो बिल्कुल आदिम युग, यानी कि हम लोग जब पाषाण युग में जीते थे उस युग का टेक्निक आज भी यूज करते हैं, तीर धनुष से शिकार करते हैं। उनकी संख्या 20, 25, 30, अंडर 100 भी है, और उनकी संख्या लगातार कम हो रही है और ख़त्म ही हो गई है बहुत सारे जनजातियों। तो आदिम युग की जनजाति आज भी दुनिया में कहीं पर पाई जाती है, तो कहाँ पर हैं, अपने अंडमान और निकोबार के क्षेत्रों में सेंटलीज और जोरवो जैसी जनजातियाँ भी निवास करती हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं, गेट अंडमानीज, जारवा, इसी के बारे में मैं कह रहा था, ओंग, सेंटलीज,
सोमपेन और ये सब रहते हैं। और आज भी ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, बिना वस्त्र के ही रहते हैं और बाहरी लोगों से कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तीर धनुष लेकर शिकार करते हैं और बाहरी लोग जब जाते हैं तो उनको मार भी देते हैं। आपको पता होगा कि पिछले से पिछले साल 2018 में 2018-19 के आसपास एक अमेरिकी नागरिक ईसाई धर्म फैलाने के लिए गया था कहाँ, तो इस आदिवासियों के बीच में चला गया था और उसको उन्होंने बाण से पूरा छेद दिया था। कम से कम 100 बाण मारे थे उसके शरीर में। उसका फोटो वायरल हो गया था पूरे उस निवासी का और उसको वहीं पर रख दिया था उन्होंने, दफना भी दिया मार के। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये हिंसक भी होते हैं कई बार। ये दरअसल है बाहरी लोगों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं और सर्च कीजिएगा तो उसकी स्टोरी मिल जाएगी उस अमेरिकी नागरिक की। अगला क्या है कि अंडमान निकोबार में 5 रहते हैं। देश में पीबीटी की जनसंख्या 2,76,822 है। तो कॉमा गलत जगह इन्होंने लगाया है, 2,76,822 इस प्रकार से लिखना चाहिए था, 2,76,822 है। 12 पीबीटी ऐसे हैं जिनकी संख्या 50,000 या इससे अधिक है, जबकि अन्य समूहों की जनसंख्या 1,000 या इससे कम ही है। देखिए 75 में से केवल और केवल 12 ही ऐसे हैं जिनका क्या है, केवल और केवल 12 ही ऐसे हैं जिनकी संख्या 50,000 या इससे अधिक है। बाकी जो है उनकी जनसंख्या बहुत कम है, 1000 में भी है, 20 भी हैं। अंडमान में कई सारे ऐसे जनजातियाँ हैं, ये जो जोरबो और अंडमानी सेंटलीज हैं, जिनकी जनसंख्या 100 से भी कम है। ओके, अगला देखिए क्या है, राजस्थान निवास करने वाले पीबीटीजी सहारिया की जनसंख्या सबसे अधिक है, देख ही सकते हैं आप। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेंटलीज और ग्रेट अंडमानीज की संख्या 39 और 43 है। यहाँ पर ये जनसंख्या गलत लिखा है इन्होंने, एक बार सर्च कर लीजिएगा सहारियों की जनसंख्या कितना है और पीबीटी की जनसंख्या कितना है। बाकी आपको पूरा मैंने बता दिया है डिटेल में, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला जो देखिए ये रिपोर्ट आया है, ग्रीन हाउस गैसेज हिट रिकॉर्ड हाई इन 2022 में ग्रीन हाउस जो गैस हैं वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, इससे जुड़ा हुआ न्यूज़ है। तो पहले मैं ग्रीन हाउस गैस थोड़ा सा समझा देता हूं जिन लोगों को नहीं पता होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं ग्रीन हाउस की संकल्पना कहाँ से आई। जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर लोग शीशे का इस प्रकार से घर बनाते हैं और वो ग्रीन कलर से रंग देते हैं उसको, जिससे क्या होता है जब इसमें सूर्य की प्रकाश आती है तो कैप्चर हो जाती है इसके अंदर में, और इससे क्या होता है उनको गर्मी महसूस होती है और ठंड के जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर इसमें रहना आसान होता है और कृषि करना इसमें संभव हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या बन जाता है, एक अनुकूल टेम्परेचर मिल पाता है पौधों को, पेड़ पौधों को, जिसके कारण से क्या होता है कृषि संभव हो पाता है। नहीं तो अत्यधिक ठंडे प्रदेश में जहाँ पर 12 महीने ठंड पड़ती है वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर कृषि करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ग्रीन हाउस जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, तो ये पृथ्वी को भी संभाल के रखती है। आपको सुनकर थोड़ा सा अचंभा हो सकता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण ही पृथ्वी पर क्या हो पाता है, जीवन संभव हो पाता है। ग्रीन हाउस के इफेक्ट के कारण ही पृथ्वी पर जीवन क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। पूछेंगे कैसे? देखिए ये अर्थ है अपना, इसके चारों ओर जो है क्या है, तो वायुमंडल है। वायुमंडल क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटी इनको खींच कर रखती है, इसीलिए वायुमंडल है। अब होता क्या है, ये सन है तो सन से क्या होगा, तो लघु किरणें शॉर्ट वेव्स आती हैं और इस वायुमंडल में क्या हो जाती हैं, पृथ्वी उनको सोखता है शॉर्ट वेव को, और रात को पृथ्वी क्या करता है, दीर्घ किरणों के रूप में, जो मैं दीर्घ और लघु किरण यूज कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सूर्य एनर्जी का स्रोत है तो जल्दी लाइट छोड़ेगा, इसलिए शॉर्ट वेव होता है। इन दोनों के बीच में दूरी कम होगी, जबकि पृथ्वी कोई एनर्जी का तो स्रोत है नहीं, तो धीरे धीरे छोड़ेगा तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप होगा, तो इसलिए इसको लघु का और दीर्घ कहा जाता है। पृथ्वी दीर्घ किरणों को छोड़ती है जबकि सूर्य से लघु किरणों को प्राप्त करती है। सामान्य भाषा में, लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ, इतना समझ जाएंगे तो एग्जाम में आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर, है ना। तो देखिए अब पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी ने शॉर्ट वेव रिसीव किया और उसको लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में छोड़ना शुरू करती है। तो पृथ्वी के जो चारों ओर वायुमंडल है इसमें कुछ गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और भी तरह तरह की गैसें हैं जो क्या करती हैं, जो दरअसल में ये जो पृथ्वी जो छोड़ रही है जो दीर्घ किरणों के रूप में, उनको पृथ्वी के आसपास घेर कर रखती है। इसलिए क्या होता है, दिन का तापमान और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है, पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं रहता पृथ्वी पर तो पृथ्वी का भी हाल चंद्रमा और दूसरे ग्रहों जैसे होता। कैसे? तो चंद्रमा पर दिन में सूर्य की जो रोशनी होती है वो इतनी तीखी होती है कि आप उसमें रह नहीं सकते, बहुत गर्म होती है। जब रात होती है तो वो इतनी सर्द होती है कि वहाँ पर आप रह नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सर्द होती है। तो इस चीज़ से कौन बचाता है हमें? तो इस चीज़ से यही बचाते हैं कौन? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बताता है। लेकिन अब समस्या कहाँ पर शुरू हो गई? तो समस्या तब शुरू हो गई जब पृथ्वी ने छोड़ा
सारा का सारा दीर्घ विकिरणों के रूप में, और इन गैसों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो अब जो थोड़ा बहुत भी पृथ्वी ठंडी हो रही थी रात को इन गैसों को बाहर करके, वो क्या हो रहा है, वो थोड़ी सी भी ठंडी नहीं हो पा रही है। तो यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, क्योंकि इन गैसों को हमने इम्बैलेंस कर दिया। जब तक नेचुरल था सब कुछ तब तक बैलेंस था। जब इंसान ने इन गैसों को बहुत ज़्यादा इमिट करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगा दिए हमने, पेड़ पौधे भी काट के ख़त्म कर दिए, तो इससे क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। जो पहले से बैलेंस बना हुआ था, संतुलन था, वो संतुलन बिगड़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, मीथेन की मात्रा बढ़ गई। इसके कारण से क्या हो गया, तो इम्बैलेंस हो गया। जो थोड़ा बहुत भी रात को पृथ्वी ठंडी हो जाती थी, वो ठंडा होना क्या हो गया, बंद हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। इसके कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लग गया। अब पृथ्वी गर्म होगा तो क्या होगा, इस पर बर्फ़ हैं बहुत सारे, उत्तरी ध्रुव पर हैं, दक्षिणी ध्रुव पर हैं, हिमालयन क्षेत्र में हैं, और भी दुनिया में तरह तरह के पहाड़ों पर बर्फ़ पड़े हुए हैं। जब पृथ्वी गर्म होगी तो क्या होगा, ये बर्फ़ पिघलने लग जाएंगे। इनसे जलस्तर बढ़ सकता है। जलस्तर बढ़ने से बांग्लादेश जैसे देश, मुंबई जैसे शहर, न्यूयॉर्क जैसे शहर जो हैं ये क्या हो जाएंगे, तो धीरे धीरे डूबने का आगार पर आ जाएंगे। संघाई जैसे शहर जो हैं ये भी डूब जाएंगे। मालदीव जैसे पूरा का पूरा देश ही डूब रहा है। मालदीव सरकार, ऑस्ट्रेलिया में अपने लिए ज़मीन तलाश रही है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले 100 साल में वहाँ पर अपने सारे नागरिकों को हम बसा दें, क्योंकि मालदीव एक न एक दिन डूब जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया के बड़े बड़े शहर जकार्ता और ये सब के सब डूब रहे हैं धीरे धीरे। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जलस्तर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण। Greenhouse gas concentration in the atmosphere hit new record high in 2022 with no end in sight to the rising trend with United Nations warn on Wednesday। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग जारी करता हर साल, तो वार्निंग जारी कर रहा है। देखिए इसका दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये कहता है कि पृथ्वी गर्म हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि पृथ्वी गर्म कब नहीं हुई। एक समय था जब पृथ्वी पर आइस एज ही था, पूरा का पूरा पृथ्वी ही किससे ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। आइस एज आपने कार्टून वाली मूवी भी देखी होगी, छोटी सी वाली, बहुत अच्छी होती है वो। आइस एज ही था, पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था। क्या उस समय भी फैक्ट्रियां थी, क्या उस समय भी गाड़ियां चलती थी, क्या उस समय भी मनुष्य ने कुछ किया था? लेकिन टेम्परेचर तो अपने आप उस समय ही बढ़ा, पृथ्वी गर्म हुई, गर्म होने के बाद बर्फ पिघले। तो हो सकता है कि जिसको हम इतना ज़्यादा हवा बना रहे वो नेचुरल एक प्रोसेस हो, आज न कल उसको बर्फ को पिघलना ही हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये दो तरीके के पक्ष और विपक्ष मैंने आपको समझाए हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये किसने जारी किया है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि भाई ग्रीन हाउस गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड ऑल ब्रोक रिकॉर्ड लास्ट ईयर। उन्होंने बोला कि पिछले साल बहुत ज़्यादा इसका रिकॉर्ड टूट गया, इतने सारे इन सब का एमिशन किया गया। और इन्होंने ये भी बोला कि ग्लोबल मीन टेम्परेचर 2022 में 1.15 डिग्री सी था, और ये 1850 और 1900 के जो अपना लेवल था उससे ज़्यादा ऊपर था। तो ये तो इसका काम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कि भाई अपना जारी करना। लेकिन दरअसल में है क्या, हम क्या समझेंगे, तो हम थोड़ा सा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपका जीएस का हिस्सा भी कंप्लीट हो जाए। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन होते हैं, यूपीएससी पीटी को, बीपीएससी का भी पीटी उठाकर देखिए, बीपीएससी पीटी उठाकर देखिए, यूपी का भी पीटी उठाकर देखिए। उसमें एक सवाल इन गैसों से जुड़े हुए जरूर रहते हैं। मीथेन से, कार्बन डाइऑक्साइड से इमिशन कैसे होता है, कौन से गैस ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं, कौन से गैस पॉल्यूटेंट में आते हैं, प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, द्वितीय प्रदूषक क्या होता है। इकोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल पीटी में कम से कम बढ़ाए गए हैं, इसलिए उसको जरा सा देख लीजिए और याद कर लीजिए कौन कौन से गैस आते हैं ग्रीन हाउस गैस में। और एक चीज़ और है, फैक्ट है आपके लिए, कौन सा फैक्ट है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, ये दरअसल में क्या करती है, तो ये एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है। एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो WMO के द्वारा जारी किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने मुख्य हिस्से पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन 192 देशों वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है, पहला फैक्ट हो गया आपके लिए। और 192 देश हैं इसमें। क्या UN के सभी देश हैं, चलिए देखते हैं। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है, IMO से हुई है, जिसे वर्ष 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। पहले IMO थी, उसी से निकलकर कौन सी बनी है, तो WMO बनी है। 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान और इससे संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया है। WMO का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में
में हैं, ये आपको पता चल गया। ये छोटे छोटे फैक्ट थे जो पीटी में पूछ लिए जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो तापीय अपरक्त तरंग दैर्घ्य विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है और उत्सर्जित करती है। मैंने क्या बोला? अवशोषित भी करती है, उत्सर्जित भी करती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। पूरा का पूरा प्रभाव मैं समझा चुका हूं आपको। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। ये सभी के सभी क्या है? प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जीएचजी पर ग्रीन हाउस गैसों पर अंकुश लगाने के लिए कौन कौन से पहल किए गए हैं? तो पेरिस समझौता किया गया है। एसडीजी भी इसी के स्तर पर काम करती है। और भी कोई हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी इसी के तहत लाया गया था ग्रीन हाउस गैसेज के लिए भारत में। और इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है, ये देश में दो कार्यक्रम चल रहा है। किसको लेकर? तो ग्रीन हाउस गैसेज को लेकर। ओके। और एक जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना वैश्विक स्तर पर कौन कौन सा है? तो पेरिस समझौता 2015। कॉप कौन सा था? कॉप आप मुझे बताएंगे कौन सा कॉप था? सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो है, इसमें भी ग्रीन हाउस गैसेज और पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों पर बात की गई है। ग्रीन हाउस गैसें मुख्य गैसेज कौन कौन से होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इन चारों के चारों गैसों को ध्यान में रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी भी पूछेगा कोई तो झट से इन चारों गैस के नाम बता देने हैं। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए क्या है अगला टॉपिक कि एडिनबर्ग टू कोझिकोड, हाउ केरला गेट ऑन टू यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर लिस्ट। यूनेस्को का सिटी ऑफ लिटरेचर का लिस्ट है। यूनेस्को, UNESCO, ये यूनाइटेड नेशन का एक क्या है? संगठन है। इसका सिटी ऑफ लिटरेचर का एक लिस्ट है, जिसमें केरल के, अपने देश के केरल राज्य के कोझिकोड नामक शहर को क्या किया गया है? नामित किया गया है। कोझिकोड को भाषाओं का सिटी भी कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर भाषाएं हैं जिसका जन्म यहाँ पर कोझिकोड में हुआ था। कोझिकोड का लिटरेचर में, साहित्य में बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्या हुए हैं? राइटर्स हुए हैं, स्टोरी टेलर्स हुए हैं। कौन कौन? तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। उसके अलावा मैं आपको यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इंडियाज बेस्ट नोन राइटर्स इंक्लूडिंग MT वासुदेवन नायर, वाईकॉम मोहम्मद बशीर, SK पोट्टिकट्टा। सिटी ऑल्सो हैज़ ए वाइब्रेंट थिएटर ट्रेडिशन, सेवरल पब्लिशिंग हाउस, मेनी लाइब्रेरीज एंड बुक शॉप। ये शहर जो है ना कोझिकोड, ये अपने लाइब्रेरी के लिए, अपने किताबों की दुकान के लिए, अपने साहित्य के लिए, अपनी भाषा के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है कोझिकोड। तो कोझिकोड के बारे में तो इतना ही बेसिक जानकारी रखिए आप, क्योंकि और यहाँ पर केरला लिटरेचर फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा है, केरला लिटरेचर फेस्टिवल का। लेकिन दरअसल में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड लिटरेचर सिटी में स्थान दिया गया है। इसके अलावा ग्वालियर शहर को संगीत के लिए भी नामित किया गया है। संगीत के लिए इस शहर को भी शामिल किया गया है। जैसे बनारस को भी संगीत के लिए शामिल किया गया है। हैदराबाद को किसके लिए? तो हैदराबाद को फूड के लिए शामिल किया गया है। और मुंबई को फिल्म वगैरह के लिए शामिल किया गया है। तो यूनेस्को का ये जो लिस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि देश का और कौन कौन सा शहर शामिल है। और अभी वर्तमान में कोझिकोड और ग्वालियर किस लिए? तो संगीत के लिए। ग्वालियर घराना का भी आपने नाम सुना होगा। बिहार में भी एक घराना है। कौन सा घराना? दरभंगा घराना है बिहार में। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आपको आगे का चीज़ बता देता हूँ। देखिए यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी का लिस्ट क्या होता है? क्रिएटिव सिटी का लिस्ट कहा जाता है उसको। और क्रिएटिव सिटी का तात्पर्य किसी एक फील्ड से नहीं है, बहुत सारे फील्डों में, अलग अलग जो क्षेत्रों में जो शहर फेमस हैं उनको शामिल किया था, पूरे विश्व लेवल का। ओके, इसे वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था। पहला फैक्ट हो गया आपके लिए। इसका उद्देश्य उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीति कारक के रूप में पहचानते हैं। यानी कि उस शहर का डेवलपमेंट ही इसीलिए हुआ है क्योंकि वहां पर क्रिएटिव चीजें कुछ ऐसी थी जिसके कारण से वो शहर बसा है ना। सतत विकास लक्ष्य 11, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का उद्देश्य सतत शहरों और समुदाय संबंधित है। नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र कौन कौन सा? शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी भोजन के लिए, साहित्य व संगीत शामिल हैं। अब इसी साहित्य में किसको शामिल किया गया? तो कोझिकोड को। और संगीत में किसको? तो ग्वालियर शहर को। ओके, UNCCN में शामिल भारत के शहर। श्रीनगर शिल्प व लोक कला के लिए 2021 में शामिल हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। श्रीनगर में किसका विकसित किया हुआ है? तो आपने सुना होगा जैनुल आबिदीन का नाम सुना होगा, जो श्रीनगर का, जिसको अकबर भी कहा जाता है। उसने वहाँ पर जिल्द साजी, क्या मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, जिल्द साजी का नाम सुना होगा, किताबों को जिल्द में बांधना, इसका कला। और वुड आर्ट, लकड़ी का आर्ट, वुड आर्ट के लिए उस शहर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था किसी ने? जैनुल आबिदीन ने, ताकि लोक कला वहाँ पर डेवलप हो सके। इसके लिए शिल्प और लोक कला के कारण से इस शहर को पहचान मिले। पाशमीना शॉल, ये सब किसकी पहचान? तो श्रीनगर का। और ये लोक कला है,
लोग खुद से बनाते हैं इन चीज़ों को, है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मुंबई को फिल्म के लिए 2019 में नामित किया गया था। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी भोजन के लिए 2019 में नामित किया गया था। चेन्नई संगीत का रचनात्मक शहर 2017 में इसको शामिल किया गया था। जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए भारत में 2 हो गए, श्रीनगर और जयपुर। ओके, अब बनारस संगीत का रचनात्मक शहर है और भी ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया है, और किसको, तो कोझिकोड को लिटरेचर के लिए शामिल किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को ये संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। और अगला क्या है, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस कहाँ पर, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख पहले को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पीटी में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, विश्व धरोहर कार्यक्रम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेज इन डेंजर, दुनिया की ऐसी भाषाएं जो इंडेंजर हो रही हैं, जो धीरे धीरे जो कमज़ोर हो रही हैं, उनका एटलस भी जारी करती है। एटलस का मतलब उनका मैप जारी करके बताती है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कमज़ोर हो रही हैं। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट कौन कौन से जारी करती है ये, तो ये रिपोर्ट जारी करती है यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया को भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। अगला कौन सा, देखिए भारत का पहला शहर है कोझिकोड, जिसको क्या मिला है, सिटी ऑफ लिटरेचर का यूनेस्को के तहत मिला है। प्रेस्टिजियस होता है ये, काफ़ी ज़्यादा सम्मानित होता है। इस शहर को सम्मानित किया गया दरअसल में। केरला लिटरेचर फेस्टिवल व्हिच इज ऑन द लार्जेस्ट लिटरेचर गैदरिंग इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर का कौन सा होता है सम्मेलन, तो केरला लिटरेचर फेस्टिवल ही होता है। ओके, और सबसे अद्भुत चीज़ क्या है इस कोझिकोड के साथ में, तो एक शहर में 500 लाइब्रेरी हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, वो भी कोई कोझिकोड बड़ा शहर नहीं है, मेगा सिटी नहीं। अब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसा नहीं है। तिरुवनंतपुरम से भी छोटा है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी हो गई, उससे भी छोटा सा कोझिकोड एक छोटा सा शहर है, उससे 500 लाइब्रेरी है। तो आप समझ सकते हो उस शहर के लोगों का जुनून पढ़ने के प्रति, तभी तो इतना लाइब्रेरी होगा। अब भाई, अब जैसे चेन्नई जाएंगे तो चेन्नई की खासियत क्या है कि वहाँ पर चेस के क्लब बहुत सारे हैं। शतरंज जो आप खेलते हैं, शतरंज का सबसे बड़ा भारत में हब कौन सा है, तो चेन्नई सिटी है। क्योंकि वहाँ पर इतने क्लब बने हुए हैं चेन्नई में शतरंज के, क्योंकि वहाँ के लोग उसको पसंद करते हैं। उसी प्रकार से जो कोझिकोड है, यहाँ के लोगों को पढ़ना पसंद है। तो एक छोटा सा कोझिकोड शहर जो बहुत ही छोटा, जो पटना से भी छोटा होगा आबादी में और आकार में, उसमें 500 लाइब्रेरी हैं। आप इमेजिन कीजिए उस शहर का क्या माहौल रहता होगा। द सिटी इज़ ऑल्सो होम टू मेनी रिनोवेड राइटर्स, बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स जो हैं उनके नाम देख सकते हैं। इन सभी का भी वहाँ पर रहा है निवास हमेशा, और मलयालम लिटरेचर और कल्चर को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या किया, डाइवर्सिफाइड किया। तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, कोझिकोड के बारे में, और यूनेस्को के जो पहल हैं इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये फिर से चर्चा में आ गया है, जो IAS कोचिंग पर CCPA जो है वो क्या कर रही है, तो वो इन पर कार्रवाई कर रही है और जाँच भी कर रही है कि ये क्या करते हैं क्या नहीं। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम था। देखिए यहाँ पर KGS है, खान स्टडी ग्रुप, ये खान सर वाला नहीं है, खान सर का खान ग्लोबल स्टडी करके है, ये दूसरा है, और दूसरे खान सर है उनका है, और बहुत सारे IAS कोचिंग है। दरअसल में यहाँ पर इसने कारण बताया हुआ, और CCPA के बारे में मैं समझा चुका हूँ, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। आपको पता ही होगा कि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ये लोग फेक रिजल्ट पब्लिश करते हैं। सारी कोचिंग का नाम है, आप देख सकते हैं कितने सारे कोचिंग हैं, कोई छूटा नहीं है, बड़े कोचिंग सारे ही हैं, इन सभी का नाम है। तो हिंदी से लेकर इंग्लिश तक के सारे हैं। तो ये आपको पता होगा उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, जो उपभोक्ताओं के राइट्स को संरक्षित करता है, उसने इन पर कार्रवाई की थी। किसको लेकर, तो फेक एडवर्टाइजमेंट को लेकर कार्रवाई की थी। बहुत सारे पर जुर्माना भी लगाया गया है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम आपको दिखते हैं, बड़े बड़े स्टार टीचर्स दिखते हैं, उन सभी के कोचिंग संस्थाओं का इसमें नाम है। तो ये न्यूज़ तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आज फिर से इसलिए लाया हूँ ताकि आप ये समझ जाएँ कि जिस भ्रम जाल में, कोचिंग के जाल में आप फंसते हैं, उसमें नहीं फंसना है कभी भी, क्योंकि वो क्या होता है, वो भ्रम होता है, जाल होता है, जिसमें आप एक बार जब फंस जाते तो फिर निकल नहीं पाते, फिर सारा पैसा बर्बाद, फिर आप आते हैं दूसरी जगह पर। तो ये इसलिए बस लाया था मैं। बाकी चलिए आज के बिहार स्पेशल का न्यूज़ मैं समझाता हूँ आपको। बिहार स्पेशल में क्या है, तो 25 नवंबर से शुरू होगा बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, जिसको हरिहर मेला भी कहा जाता है। 14 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार का हरिहर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का शुभारंभ 25 नवंबर को होगा। यह 26 दिसंबर 32 दिनों तक चलेगा। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, जो बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर अवस्थित सोनपुर में 2 नदी, गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने सुना होगा सूरज कुंड का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर आयोजित होता है, ये तो हरियाणा में,
दिल्ली के समीप ही सूरज कुंड जगह है, वहीं पर हरियाणा में आयोजित होता है। जैसे पंजाब का आपने सुना होगा, पंजाब में भी एक मेला का आयोजन होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, जितना फेमस ये मेला है ना, बिहार सरकार ने इसको बढ़ावा नहीं दिया। बढ़ावा नहीं दिया का क्या तात्पर्य होता है? बढ़ावा देना का तात्पर्य इसको ग्लोबल स्तर पर नहीं ले गया। एक समय में एशिया का सबसे बड़ा मेला था, है ना, और अभी भी है पशुओं का, लेकिन इसको उस स्तर तक नहीं ले गया, इसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया। इसको ग्लोरीफाई करने से क्या होता है? एक ब्रांड बनता है हर चीज़ का। देखिए, एक आपको क्या बनाना पड़ता है, तो आपको एक इवेंट बनाना पड़ता है। जब बड़े स्तर का आप इवेंट बनाते हैं ना, आपको पता है, एक चीज़ मैं बताता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा, मैं सोचने समझने के लिए कह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब से योगी जी की सरकार आई है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तब से वो अयोध्या शहर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका पॉलिटिकल भी है, बिल्कुल है, निस्संदेह है। राम के नाम पर बीजेपी वाले सबसे ज़्यादा वोट मांगते हैं, ठीक है, उससे नहीं, उसको उस पर नहीं जाना। मैं क्या कह रहा हूँ, अयोध्या शहर को आपने देखा होगा हर साल दीपोत्सव और ये सब मनाया जाता है। इससे क्या हो रहा है, एक शहर जो है, जो टूरिज्म के नक्शे पर कहीं ना कहीं गायब हो गई थी धीरे धीरे करके, देश के ही लोग वहाँ पर जाते थे, वो भी बहुत कम लोग जाते थे, वो क्या हो रहा है, तो वैश्विक टूरिज्म का हब बनेगा धीरे धीरे। भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। एयरपोर्ट तक नहीं था अयोध्या में, ढंग का रेलवे स्टेशन तक नहीं था। वो सब चीज़ें करने से क्या होगा, अंततः क्या होगा, अंततः वो शहर जो है, जैसे बनारस शहर जो एक हब है टूरिस्ट का, वैसे ही अयोध्या शहर भी क्या होगा, हब होगा टूरिस्ट का। तो इसके लिए सरकार को निवेश करना पड़ता है। आप उसको भले ही पॉलिटिकल फ़ायदे में गिनवा दें, ठीक है, पॉलिटिकल फ़ायदा तो है ही उनका उससे, मैं उसके इनकार नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल है उनका। लेकिन मुख्य मकसद क्या होता है? मुख्य मकसद होता है उस शहर को एक फिर से टूरिज्म के हब के रूप में डेवलप करना, जिससे क्या होगा, टूरिस्ट का हब बनेगा वो। राम कोई भारत के नहीं है, या अयोध्या शहर कोई भारत के लिए पवित्र नहीं है। पूरे दक्षिण एशिया में जितने देश जाएंगे, इंडोनेशिया से लेकर बाकी देशों तक, सब जगहों पर राम की पूजा होती है। तो वहाँ के भी टूरिस्ट कहाँ पर आएंगे? बिहार में आएंगे। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इससे पहले कुशीनगर को भी इन्होंने खूब अच्छे से डेवलप किया, हाईलाइट किया है। बिहार में बोध गया को उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन उनका नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है वहाँ पर, बोध गया, राजगीर, इन क्षेत्रों में। लेकिन इसको और भी ज़्यादा ग्लोबल आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जैसे वहाँ पर कोई वार्षिक महोत्सव आयोजन हो, सरकार खुद उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है, पॉलिटिकल फ़ायदा भी उठा लो, लेकिन इससे क्या होता है, अंततः उस शहर के लोगों का लाभ होता है, जो दुनिया के नक्शे पर एक उभर कर सामने आती है, टूरिस्टों के लिए हब बन जाती है, टूरिज्म के लिए हब बन जाती है। तो सोनपुर मेला उसी का उदाहरण है। इसको बिहार सरकार और भारत सरकार ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अपने बदौलत ये मेला जीवित है, वहाँ के लोगों की बदौलत जीवित है। इसको क्या करना चाहिए था, इसको ग्लोबल लेवल पर प्रचारित करना चाहिए था, एक ब्रांड के रूप में इसको करना चाहिए था। भाई, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला चीन में नहीं लगता, जापान में नहीं लगता, दूसरे देश में कहीं नहीं लगता, भारत में लगता है, वो बिहार राज्य में लगता है। इसमें आइए, पूरे दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता, पूरे दुनिया भर के पशु प्रेमियों को बुलाया जाता कि आओ देखो मेला क्या होता है। तो इससे क्या होता है, एक ब्रांड बनता है, टूरिस्ट का हब बनेगा, और क्या होगा, एक पॉजिटिव संदेश भी जाता है, एक छवि भी सुधरती है बिहार राज्य की। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने आपको क्या बताया है, इसको कहाँ से जोड़ सकते हैं आप, इसको जोड़ सकते हैं बिहार के उद्योग धंधों, टूरिस्टों से जोड़ सकते हैं आप, ओके, पर्यटन से जोड़ सकते हैं। अगला क्या है, पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन काल से लोकप्रिय महीने भर चलने वाला आयोजन है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा शुभ अवसर पर शुरू होता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान के साथ शुरू होने वाले इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला कहते हैं। हिंदू भक्त गंगा और गंडक नदी पवित्र डुबकी लगाने के लिए आते हैं। हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। हरिहर नाथ यहाँ पर हैं। हरिहर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग यही नहीं पता होगा। हरि का मतलब भगवान विष्णु, और हर मतलब महादेव, इन दोनों का संगम होता है। हरिहर देव में एक देवता नहीं होते हैं, हरिहर में दो देवता होते हैं, भगवान विष्णु और शंकर दोनों होते हैं, हरि और हर, ओके। यह मेला भले ही पशुओं के नाम से विख्यात है, लेकिन इस मेले की खासियत यह है कि ये सुई से लेकर हाथी तक की खरीदारी की जा सकती है। इस मेले का ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में मध्य एशिया से पशुओं को खरीदारी करने कारोबारी आया करते थे, अब नहीं आते हैं, आया करते थे। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये कब शुरू हुआ था किसी को नहीं पता, ये मेला किसी को भी नहीं पता कि कब शुरू हुआ था, और भले ही इसका समय के साथ क्या हो गया है, तो इसका जो एक छवि था वो कमज़ोर जरूर हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार ने और देश की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। अब सुनिएगा आगे इसका इतिहास। इतना पुराना मेला दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर मेले से हाथियों की खरीदारी की थी। समय से भी पहले का मेला है ये। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना पुराना है, लेकिन हमने इसको क्या किया, हमने इसको अनाथों के जैसे छोड़ रखा है। 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। इसके अलावा सिख धर्म के गुरु नानक देव यहाँ आने का जिक्र धर्मों में मिलता है। भगवान बुद्ध भी यहाँ अपने कुशीनगर की यात्रा के दौरान आए थे। अब किन से जोड़ सकते हैं आप बताइए।
सोनपुर की इस धरती पर हरिहर नाथ मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हरि, विष्णु और हर शिव की एकीकृत मूर्ति है, इंटीग्रेटेड है। एक ही मूर्ति में दोनों लोग हैं। दुनिया के एकमात्र मंदिर है हरिहर नाथ का मंदिर। इसके मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कभी कभी क्या था, ये ब्रह्मा ने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ ही संगम किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली मूर्ति में शुंग काल का स्तंभ है। अपने यहाँ उत्तर बिहार में दक्षिणेश्वर काली की ही पूजा होती है। तो आप समझ सकते हैं, ये रहा उसका कुछ फोटो। हाथी नहा रहा है, ठीक है, नहाने दीजिए उसको। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर रहा, खत्म होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करवाए हैं। कैसा लगता है वीडियो जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आंसर राइटिंग और एनसीईआरटी के अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।